नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। भोपाल में दिन ढलते ही हजारों भट्टियां सुलगने लगती हैं। इन भट्टियों और तंदूर की आंच में आपके लिए लजीज पकवान बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन पकवानों की कितनी कीमत आप चुका रहे होते हैं? भोपाल में इन भट्टियों और तंदूर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन लगा रखा है, लेकिन असर नहीं दिखता। बेशक इससे बेतहाशा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा हो। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर भोपाल वासियों की सेहत से यह समझौता क्यों किया जा रहा है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, हमारे सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जहांगीराबाद भट्टी गैर कानूनी, बुधवारा भट्टी गैर कानूनी, एमपी नगर भट्टी गैर कानूनी, जिंसी चौराहा भट्टी गैर कानूनी। भोपाल के हजारों होटलों और रेस्टोरेंट के तंदूर में साल भर पहले दिया एनजीटी का आदेश राख में तब्दील हो रहा है। अक्टूबर 2023 में एनजीटी ने कहा था खुले में कोयले लकड़ी का तंदूर नहीं जलेगा। फिर 2 महीने में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट और होटल के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन फिर कार्रवाई की आग ठंडी पड़ गई और तंदूर सुलग गए। ARAI पुणे की रिसर्च के मुताबिक भोपाल में धूल प्रदूषण बढ़ाने में सबसे ज्यादा 62.2% जिम्मेदार है, जबकि परिवहन से 13% तक प्रदूषण फैल रहा है। कंस्ट्रक्शन से करीब 12.1% प्रदूषण बढ़ता है। खुले में कचरा जलाना 2.9% तक वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। अधिकांश केसेस में जो है वो लकड़ी के या पत्थर के कोयले उपयोग में लाए जाते हैं। इनको जलाने से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हो गई? यदि कम मात्रा में ऑक्सीजन है तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मीथेन गैस बनती है इससे, और डाईऑक्सेन बनती है गोबर के कंडों से। लगभग सभी अवयव ऐसे होते हैं कि कम ऑक्सीजन में आपको चक्कर आ सकता है, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा यूज़ होती है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये तो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें हैं। लेकिन जो आपने कहा कि वायुमंडलीय इनके लिए क्या नुकसान हो रहा है, ये सीधे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं और जलवायु परिवर्तन का या ग्लोबल वार्मिंग का सीधा कारण होते हैं। मॉनसून की विदाई के साथ शहर में एयर क्वालिटी 138 तक पहुंचने लगी है। हवा की सेहत सुधारने के लिए भोपाल नगर निगम ने 2020 से 2023 तक 178 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। निगम अब फिर कार्रवाई की बात कर रहा है। एनजीटी का ये निर्देश है कि जो कोयले या ये सब जो भी हैं, ये फ्यूल्स हैं, इनसे कोई भी भट्टी नहीं जलनी चाहिए। जो तंदूर की भट्टियाँ जनरली जलती हैं, और इलेक्ट्रिक तंदूर वगैरह का यूज़ होना चाहिए जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो नगर निगम समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करता रहता है जहाँ पे जैसी भी शिकायत मिलती है, और आगे भी हम इस कार्रवाई को जारी रखेंगे। नगर निगम कार्रवाई की बात जरूर करता है, लेकिन सड़कों के किनारे जल रही तंदूर भट्टियां निगम की कार्रवाई को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती हैं। एक साल बाद भी आज भी सवाल वही है कि आखिर एनजीटी के आदेश पर अमल कब होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि 1 साल पहले आदेश हुआ एनजीटी का, और उसके बाद धुआंधार कार्रवाई हुई। लेकिन अब वो कार्रवाई ठंडी है और भट्टियां जल रही हैं। ये भट्टियां ना सिर्फ जल रही हैं, बल्कि भोपाल की आबो हवा को भी जला रही हैं, प्रदूषण मिला रही हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ पर्यावरण एक्टिविस्ट अजय दुबे जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड डीएसपी अरविंद खरे सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आशुतोष जी एनजीटी के भी केसेस देखते रहे, और मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त मेरे साथ हैं, आकाश द्विवेदी। सबसे पहले आकाश, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। आकाश, पहला सवाल मेरा आपसे, 1 साल पहले आदेश आया, ताजा आदेश था, तो ताजी कार्रवाई हुई। करीब करीब 2-3 दर्जन भट्टियों पर कार्रवाई हुई। ऐसा लगा कि अब एक बड़ा संदेश जाएगा। लेकिन 1 साल बाद आदेश ठंडा है, कार्रवाई ठंडी है, और भट्टियां सुलग रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आसिफ आपने, आदेश ठंडा पड़ गया और भट्टियां सुलग रही हैं। भोपाल के कई इलाकों में जाकर हमने इस बात की पड़ताल भी की। बुधवारा, इतवारा, मंगलवारा
ये पुराने भोपाल के कुछ हिस्से हैं जहां पर बड़ी संख्या में तंदूर भट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी कि इनमें सीधे तौर पर कंडे या फिर कोयला या लकड़ी के जरिए इन्हें जलाया जा रहा है। इसके साथ ही हम जहांगीराबाद जब पहुंचते हैं तो यहाँ भी हालात तो ही हैं। एमपी नगर जो शहर का पॉश इलाका है, इस इलाके में भी तंदूर भट्टी का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर निगम कार्रवाई के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं और जो तस्वीरें हमने देखी भी हैं उनसे ये पता लगता है कि जमीनी स्तर पर नगर निगम का अमला दिखाई नहीं दे रहा है जो इन पर कार्रवाई कर सके। एनजीटी ने जब बीते साल इसी महीने में आदेश दिया था, उस वक्त ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। नगर निगम की टीम मैदान में उतरी, नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की। इसके बाद 1 महीने बीते तो पीसीबी की टीम जमीन पर उतरती है और पीसीबी की टीम ये चेक करने के लिए उतरी कि कितनी कार्रवाई हुई है, क्या अभी एनजीटी के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पीसीबी ने भी, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी कई जगहों पर कार्रवाई की, कुछ दुकानों को सील किया गया, कई बड़े नामी दुकान इसमें शामिल रहे। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और इस कार्रवाई का जो पहले जिस तरीके से तेजी देखी जा रही थी वो लगातार कम होती गई और फिलहाल स्थिति यह है कि कहीं भी जमीन पर कार्रवाई होती दिखाई। आकाश, एक सवाल और है मेरा। देखिए, ये कोई महुआ लान नहीं बन रहा है कि जंगल में कहीं भट्टी कोने में लगी है, जब तक मुखबिरी नहीं होगी तब तक मालूम नहीं चलेगा। 90% भट्टी दुकान के फ्रंट में लगाई जाती हैं, खुलेआम जलाई जाती हैं। अधिकारी वहां से रोज गुजरते हैं, देखते हैं। फिर इसे लापरवाही ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? बिल्कुल लापरवाही ही कहा जाना चाहिए। आसिफ, आपने ठीक कहा कि कहीं जंगल में नहीं हो रहा है, कहीं चोरी छिपे नहीं हो रहा है। हर सड़क के किनारे जहां पर रेस्टोरेंट दुकान है, कुछ जगहों पर जरूर इस आदेश के बाद अमल हुआ तो लोग गैस या इलेक्ट्रॉनिक तंदूर भट्टियों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे प्रदूषण ना फैलने की संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही। लेकिन अधिकतर जगहों पर अभी भी जब आप सड़कों के किनारे निकलेंगे तो तंदूर भट्टियां जलती हुई दिखाई देंगी और ये इस हद तक खतरनाक है कि जो इस तंदूर भट्टी के आसपास काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है, जो यहां बैठकर खाना खा रहे हैं या जो वहां समय बिता रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें लगातार उत्पन्न होती हैं और ये सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं। कई बार अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है तो इसमें मौत तक की आशंका बनी रहती है। लेकिन और जो सेंसिटिव है, अस्थमा है, जिनको बाकी चीजें, उनके लिए तो ये खतरनाक है ही। और मुझे याद आता है आकाश कि जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी तो उस वक्त पीएम ने ही बताया था और तमाम रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे घर में अगर एक छोटा चूल्हा जलता है तो उसी चूल्हे पर लगातार खाना बनाने का मतलब आप कई सैकड़े सिगरेट आप साल में पी जाते हैं, ये मानकर चलिए। तो ये तो इतनी बड़ी भट्टी है जो लगातार जल रही है और उसमें तमाम आग लगी हुई है। आकाश, बहुत धन्यवाद है आपका, आपने हमको रिपोर्ट बताई, हकीकत बताई। अब मैं जरा अपने पैनल की तरफ चलता हूं और पैनल की तरफ मैं मूव करता हूं। सबसे पहला सवाल अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, एनजीटी का आदेश था, शुरुआत में लगा कि भोपाल भट्टी मुक्त हो जाएगा और उसके बाद हुआ यह कि कुछ कार्रवाई दिखी भी सही, लेकिन अब जब मैंने सवाल पूछा था कि खुलेआम भट्टी जल रही है, तंदूर चल रहे हैं, लेकिन सामने से लोग गुजरते हैं, जिम्मेदार गुजरते हैं, मतलब किसी को कुछ नहीं है। शायद अगले आदेश का इंतजार हो कि कुछ अपडेट आए, कुछ आदेश आए तो फिर इक्का दुक्का कार्रवाई और फिर वही मामला ठंडा। देखिए, मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूं कि आप पर्यावरण और जन समस्या जो उठाते हैं वो निश्चित तौर पर आम आदमी के साथ एनजीटी भी देख रही होगी और भोपाल के जिम्मेदार कलेक्टर जो आदेश जिनको दिया गया है कंप्लाइंस के लिए, पॉल्यूशन बोर्ड है, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं नगर निगम के, ये क्या कर रहे हैं? इनको जो इतनी बड़ी सैलरी मिलती है, इतना बड़ा जो मैन पावर है, जो इनके पास संसाधन है, वो कर क्या रही है? आदेश रुकता कहाँ है? जब एनजीटी कोई आदेश देती है, एक टाइम बाउंड देती है, समय पे देती है, तो कार्रवाई करने से रोकता कौन है? डरते क्यों है? सीधे सीधे ये पिनल एक्शन ले, सीधे जाके कार्रवाई करें, जिस पे भी है, जो भी गलत काम कर रहा है, जो फॉलो नहीं कर रहा है उस पर जुर्माना लगा, नहीं करता है तो आप उसको जेल भेजिए। आप किसी चंद लोगों की लापरवाही से, यदि वो आपराधिक लापरवाही है, जहां सिस्टम उनके साथ
बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, वहां पे तो कठोर कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, तब पर्यावरण गंभीर मुद्दा बनेगा। अभी जो विजुअल्स आपके जो रिपोर्टर आकाश जी दिखा रहे हैं, वो स्थिति भयावह है कि शुरुआत में एनजीटी का आदेश आता है तो उस पर कुछ एक्शन करते हैं, रस्म अदायगी होती है और फिर रिपोर्ट सबमिट होती होगी एनजीटी में। लेकिन आज 1 साल बाद यदि हम हालत देखते हैं तो ये पाते हैं कि ऑलमोस्ट वो एनजीटी का आदेश कचरे पे फेंक दिया गया है। कहीं ना कहीं ये दुस्साहस क्यों है? क्यों पर्यावरण के प्रति बेरुखी है? क्यों कानून के प्रति असम्मान है? हमारे नगर निगम कमिश्नर, हमारे जो पूरे जो अधिकारी है, वो क्यों लापरवाह? आप उन पर एक्शन लीजिए, सस्पेंड करिए। यदि वो एनजीटी का ऑर्डर नहीं मान रहे तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? जो आकाश जी कह रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सुभाष पांडे जी ने भी जो बात कही कि जहरीली गैसेस से इंसान की जिंदगी तक जानलेवा हो सकती है। ग्रीन हाउस गैसेस पर हम लोग क्लाइमेट चेंज पर इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। हमारे यहाँ भारत सरकार का जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, हमारे यहाँ पर मध्य शासन ने भी बनाया हुआ है पर्यावरण विभाग के साथ। तो ये सारे संसाधन आखिर इतने कमजोर क्यों है? इस पर जनता के प्रति ये जवाबदेह हो और पूरा जवाबदारी तो चाहिए, जवाब तो देना पड़ेगा, इसीलिए ये सवाल भी उठा है, मुद्दा भी उठा है। अजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अरविंद खरे जी हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, क्या पुलिस प्रशासन इंतजार करता है वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का? क्योंकि निकलते तो आप भी होंगे सर, और जब सर्विंग में जो भी लोग हैं वो भी जब निकलते होंगे तो देखते होंगे कि भट्टियां जल रही, तंदूर जल रहे हैं, जानते हुए कि इन पर बैन लगा हुआ है। तो इसका ऑथेंटिक ऑर्डर का एक इंतजार रहता है क्या कि कार्रवाई का ऑर्डर आएगा तभी कार्रवाई की जाएगी? क्या होता है आसिफ सिंह जी, जैसे एनजीटी के जो सदस्य होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका एक वैधानिक आदेश होता है जो कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के लिए निकला हुआ है। उनके द्वारा पुलिस कमिश्नर को इंडोर्स किया जाता है आदेश कि आप इसका पालन करिए, मदद करिए, तब पुलिस उसमें इंटरफियर करती है। पुलिस अकारण सिर्फ सुन के या कहीं से मालूम पड़ के कार्रवाई नहीं करती। पुलिस को एक टेक्निकल ऑर्डर की कॉपी हर थानों में, हर सर्कल में आती है, तो पुलिस ये कार्रवाई करती है। इसमें मुख्य तौर मेरा अरविंद सर सवाल आपसे यह था कि जब शुरुआत में कार्रवाई की थी निगम ने, पुलिस ने, तो उस वक्त तो ऑर्डर मिले ही होंगे, तो उन ऑर्डर की भी एक्सपायरी खत्म हो गई या फिर पुलिस भी रह गई कि चलिए ठीक है ऑर्डर था, कार्रवाई हो गई, अब कोई नया ऑर्डर आया नहीं तो छोड़िए फिर? नहीं, सामान्यतः ये पुलिस की कार्रवाई है नहीं आसिफ जी, ये इसमें नगर निगम करती है। नगर निगम को अधिकार है और जिला प्रशासन को आदेश है। पुलिस वाले किसी भी रेस्टोरेंट पर जाके कोई भी हट्टी भट्टी या कोई भी रेस्टोरेंट की सामग्री वगैरह चेक करने का अधिकार क्षेत्र हमारा सीमित है। हमें एक थोड़ा सा लीगल या विधिवत आदेश चाहिए पड़ता है, जिसको कमिश्नर पूरे सर्कुलेट करते हैं जिले में, हर थानों में, हर सर्किल में। तो पिछले साल जो कार्रवाई हुई थी, या तो उसका इस साल ऑटोमेटिक रिन्यू करना था, और कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये प्रशासन की 100% गलती है। हम एक्टिविस्ट दुबे जी जो बोल रहे थे वो सही बात है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है किसी भी न्यायालय के आदेश का, और सुप्रीम कोर्ट के कैडर की एनजीटी की मान्यता है, उसके आदेश का पालन यदि भोपाल शहर में नहीं हो रहा है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिम्मेदार अधिकारियों पे फिक्स होना चाहिए। जहाँ तक पुलिस विभाग का सवाल है, पुलिस विभाग का जिम्मेदारी, उनका जो टीम होती है जो इसको रोकती है, उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है, और जो आदेश का पालन ना करे तब 188 का पुलिस एफआईआर दर्ज करती है जब उनकी रिपोर्ट मिलती है कि ये आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें सामान्यतः मेन गलती उन्हीं की है जिनको एनजीटी ने मार्क किया था कि आप उसको रोकिए। मैं इस पर आता हूं सर आपके पास अभी। अरविंद सर, आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, आप एडवोकेट हैं और एनजीटी से जुड़े केसेस भी देखते रहे हैं। आशुतोष जी, डिबेट में आपका स्वागत है। आशुतोष जी, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगर ये आदेश हाईकोर्ट से आया होता तो शायद अधिकारी ज्यादा गंभीर होते, और चूंकि एनजीटी का मामला था तो शायद अधिकारियों ने हल्के में ले लिया, और अगर ऐसा नहीं है तो कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए थी? एनजीटी अपने आप में संस्था है, बड़ी संस्था है, उसकी बात सुननी चाहिए थी। ये तो कंटेम्प्ट है। जी देखिए, ये जो केस था, जो प्रतीक भोसले वर्सेस मध्य प्रदेश, जो एनजीटी ने इसको डिसाइड किया, और हम लोग जानते हैं कि एनजीटी ने जब इसको डिसाइड किया तो ऐसे डिसाइड नहीं किया, इसके लिए प्रॉपर कमिटी बनाई गई थी 3 मेंबर्स की, और साथ में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी हेल्प ली गई थी, और ये टेक्निकल रिपोर्ट जब सबमिट हुआ और उसके बाद ही एनजीटी ने जो है सर्टेन डायरेक्टिव्स जो है जारी करे, और फर्दर अभी देखिए अप्रैल में जब लगा एनजीटी को कि जो गाइडलाइंस बनाए गए थे उसका जो है तरीके से पालन नहीं हो रहा है, तब जो है जाकर के फर्दर डायरेक्शंस दिए गए हैं।
और ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जो टेक्निकल एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसके हिसाब से जो इस तरह से जो तंदूर जो इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो कोल और लकड़ी दोनों का जो इस्तेमाल हो रहा है, और जिस तरह से जो है जलाने के बाद उसको तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा रहा है और सीवरी में उसको डाल दिया जा रहा है, तो इसमें जो एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाया गया था, उस गाइडलाइन का प्रॉपर जो है पालन नहीं किया गया ईटरीज द्वारा या जो रेस्टोरेंट्स हैं। और जिन्होंने ऐसा पालन नहीं किया, जिन्होंने किया वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उसके ऊपर आज के डेट में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो कार्यवाही जो है अपने हिसाब से वो कर रही है, और जो फाइन्स या जो भी उनको इम्पोज करना चाहिए वो किया जा रहा है। हाँ, अगर कोई कंटेम्प्ट का मामला फर्दर आता है, क्योंकि ये देखिए वाइड स्केल लेवल का ऑर्डर है, तो इसको पालन करने का मतलब एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो है लॉ नहीं बनाया गया है, ये पूरे स्टेट के लिए इसको अप्लाई किया गया है एनजीटी द्वारा। और ऐसे ही बहुत सारे मामलों में एनजीटी ने डायरेक्शंस दिए हैं, तो इसको पालन कराने के लिए ऑब्वियसली जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उनकी काफी जिम्मेदारी बनती है, और उसी जिम्मेदारियों के तहत जो है वो सर्टेन अपने फर्दर जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शंस दिया जा रहा है कि आप इसको चेक कीजिए, और चेक करने के बाद अगर आपको जो है गाइडलाइन का कंप्लायंस नहीं दिख रहा है तो आप तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही कीजिए, नोटिस इशू कीजिए या जो है फाइन्स आप कलेक्ट कीजिए। तो ये एक प्रोसेस है जिसको किया जा रहा है और वाइड स्केल पे इसको चलाया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको और इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको और बेटर तरीके से उसको अप्लाई किया जा सकता है, बट ये कहना कि बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही है ये भी जो है एट द सेम टाइम गलत होगा, क्योंकि कार्रवाई तो हमें दिख रहा है और एनजीटी के ऑर्डर का कंप्लायंस है इसकी बात हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि जो डिपार्टमेंट से वो अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं या रूल्स बना रहे हैं। इसको तो टेक्निकल एक्सपर्ट ने जब एग्जामिन करके जो रिपोर्ट बनाया है और उसके बाद जो डिबेट उसी पे है सर, जो आपने कहा ना आशुतोष सर की कार्रवाई हो रही है, तो ये कार्रवाई कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है और क्या ये संतोष वाली कार्रवाई है, इसी पे डिबेट है। मैं आशुतोष सर लौट रहा हूं इस पर आपके पास। उमाशंकर तिवारी जी हैं हमारे साथ। उमाशंकर जी, जब ये आदेश पूरे प्रदेश के लिए है तो भोपाल बानगी पेश कर सकता है, मिसाल पेश कर सकता है राजधानी के तौर पे। यहां निगम है, निगम के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, मैन पावर है, तमाम संसाधन हैं। अगर भोपाल में आप इस नियम का पालन नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर दूरस्थ के जिलों में कैसे इसका पालन हो रहा होगा? क्या उम्मीद लगाएं हम उसकी, क्या आस लगाए बैठे रहें? देखिए आसिफ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और जो विषय जो आपने उठाया उसके लिए धन्यवाद मैं दूंगा। भी मैंने हमारे तीनों मेहमानों को सुना, पांडे जी को भी सुना, और सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारे पालन करने वाले और पालन कराने वालों की है। क्या होता है, इतना प्रदूषण हो रहा है कि जी, माफी चाहूंगा, ये कौन से पांडे जी को सुन लिया आपने हमारे साथ? अभी खैर कोई पांडे जी तो नहीं है। नहीं, सुभाष पांडे जी का जो, अच्छा ठीक, उनको सुना। अच्छा ठीक, पैकेज में सुना आपने। हाँ जी बोलिए। जी, मैं उनको बता रहा हूँ, और मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसा भी आपने क्वेश्चन करा था हमारे एनजीटी के वकील साहब से कि अगर हाईकोर्ट करता तो इसका कुछ आदेश का असर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2006 से अगर आप देखेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय या हमारे कई हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिए गए हैं या एनजीटी द्वारा भी जो आदेश दिए गए, अभी तक जिन मुद्दों पर दिए गए उनमें से बस थोड़ी सी खाना पूर्ति होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए काम कर लेते हैं और उसके बाद ये सब चीजें ठंडी हो जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, और आम जनता की उम्र कम होती जा रही है, कई प्रकार की बीमारी हो रही है, लोग डांस करते करते मर जा रहे हैं, लोग बैठे बैठे मर जा रहे हैं, कहीं अस्पतालों की भीड़ बढ़ती जा रही है, कैंसरों के जो मरीज बढ़ते चले आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमारा प्रदूषण जो हो रहा है उसके वजह से। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि पॉलीथीन पर रोक लगाई जाए। फिर उसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट, इंदौर हाईकोर्ट और जबलपुर हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए। 2017 में हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बंद करने के लिए बात की। 1 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पॉलीथीन के या सिंगल यूज प्लास्टिक के किसी भी प्रकार के उत्पादन और बिक्री पर रोक है। लेकिन आज तक आप देख लिए, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश भोपाल की बात कर रहा हूं, कहीं भी पॉलीथीन पर कोई रोक नहीं है और धड़ल्ले से चल रही है, और उसका नुकसान बहुत बड़ा हम सबको ही उठाना पड़ रहा है। और इस नुकसान के वजह से हमें असमय जो बीमारियां हो रही हैं, जो हम असमय परेशानी हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जहां कभी बारिश नहीं होती थी वहां बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है, और जहां बारिश का स्तर
ज्यादा होता था वह कम हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो हमारी अपनी गलतियों से हो रहा है, और आम इंसान इस पे जितना कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी करते हैं, और जिम्मेदार अधिकारियों को कहीं भी कुछ नहीं पड़ी। बात कर रहे हैं हम तंदूर के होटलों पे जो काम हो रहा है। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े आला नेताओं के जहां जो शादी ब्याह होते हैं उनमें भी आप देखेंगे कि तंदूर पर खाना बनता आपको दिख जाएगा। जब तक जनता को चिंता नहीं होगी और जनता के पालन कराने वाले और करने वालों को चिंता नहीं होगी, प्रदूषण को लोगों ने बहुत ऐसे ले लिया कुछ नहीं होता, जबकि उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। 2000 एक उम्र के बाद तो खैर उसका असर दिखने ही लगता है। मैं उमा शंकर जी लौट रहा हूं आपके पास। और एक उम्र क्या, कई बार उस उम्र में जल्दी पहुंचा भी देता है ये सब जितना धुआं है। अरविंद सर, आपसे एक सवाल है, तो किसे मान के चलें कि फिर तो ये जग हंसाई वाली बात है सर कि आप आदेश देते रहिए, हम तो आपको दिखा देंगे 5 दिन कार्रवाई करके, उसके बाद फिर आप भी बैठिए, हम भी बैठेंगे, और फिर कोई याचिका आएगी दोबारा देख लेंगे, फिर कार्रवाई कर देंगे 1-2 पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण कारण है कि कोई भी ये इंस्ट्रक्शन जब एनजीटी ने दिए, एनजीटी का दर्जा हाई कोर्ट के बराबर होता है, कोर्ट का ही आदेश है वो, और ये पालन नहीं करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तीनों की नाकामियां भी है कि उसका पालन नहीं कर रहे, इन तीनों की गलतियां हैं। और जो संबंधित जिस क्षेत्र में ये चल रहा है उन क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि वो इसका पालन क्यों नहीं कर रहे। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन की फेल्योर है कि एनजीटी का ऑर्डर का कंप्लाइंस ना कराना और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना। मैं आपसे सहमत हूँ, ये होना चाहिए, उन पर रोक लगना चाहिए। और ये चाहे 24 आपके प्रोग्राम के बाद यदि थोड़ा सा प्रशासन चेत जाए, सारे मध्य प्रदेश की भट्टियां आज रात के ही नहीं जलेंगी, रात को ही बंद हो जाएंगी। तो सारा प्रशासन का कंट्रोल भोपाल से चलता है। भोपाल में सारे डिपार्टमेंटों के एचओडी बैठते हैं, पुलिस के और प्रशासन के। यदि आपका जो प्रोग्राम यदि सार्थक पहल उसकी हो जाए और एचओडी सब एक ऑर्डर कर दे अभी 8 बजे, तो 10 बजे तक सारी भट्टियां मध्य प्रदेश में बंद हो जाएंगी। ठीक। मैं अजय जी, मुझे मतलब पर्यावरणविद के तौर पे तो ठीक है आपकी राय, लेकिन अब जरा मैं थोड़ा सा आपसे एक हटके भी सवाल पूछना चाहता हूं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना बड़ा प्राइस में अंतर आ जाता होगा अगर आप गैस की भट्टी का इस्तेमाल करें, जिससे प्रदूषण कम होता है, जैसे हम मान के चलते हैं कि एलपीजी प्रदूषण बहुत कम करती है, और आप कोयले की भट्टी का इस्तेमाल करें। भोपाल शहर में कोयला कहीं दूर से ही मंगाया जाता होगा, वहां जलाया जाता होगा, तो ये स्वाद के लिए सारी चीजें हैं कि तंदूरी नान ही खिलानी है, लोगों की मांग है। अगर ये गैस भट्टियों में तब्दील कर दे तो क्या दिक्कत है? आदेश का आदेश हो जाएगा और आप खाइए फिर तंदूरी नान चटकारे लेके, उसमें क्या समस्या है? लोगों का जो कल्चर है वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये तंदूर जानबूझ के रखा जाता है। गैस की सुविधा यदि ये उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सस्ता है, लेकिन ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए ये निश्चित तौर पर ये प्रथा अडॉप्ट करके होटल वालों ने, तो इस पर यदि चाहे नगर निगम या इन लोग की बैठक करके या इन लोगों को बुला के या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको एक समय सीमा देके एक्शन को, जो गाइडलाइन एनजीटी की है वो करवाई जा सकती है, लेकिन अधिकारियों को फील्ड पे उतरना पड़ेगा। तो अधिकारियों को ये देखना पड़ेगा कि कानून का जो सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो स्वाद के लिए, जो चंद लोगों के स्वाद के लिए एक बहुत बड़ी आबादी को जहरीली गैस दे रहे हैं, तो उन पर जब तक कार्रवाई का चाबुक नहीं पड़ेगा वो नहीं सुधरेंगे। ये दरअसल दिक्कत ये है कि अभी तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पॉलिथीन पर और भारत सरकार ये निरंतर जो जहरीला पदार्थ है प्रकृति के लिए उस पर आदेश दे रहे हैं, उसका कंप्लाइंस नहीं हो रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि कंप्लाइंस करवाने की जो एग्जीक्यूटिव, जो सरकारी मशीनरी है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे पॉल्यूशन बोर्ड हो, चाहे वो पुलिस हो, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों पे कार्रवाई का अंकुश नहीं लग रहा है, वो लापरवाह। एनजीटी तलब करे, एनजीटी को देखना चाहिए। यही मेरा अगला सवाल है कि क्या अब इसका मतलब अधिकारियों को तलब करना पड़ेगा तभी जाके कार्रवाई टाइट होगी? आशुतोष सर, एनजीटी ने आदेश दिया, क्या हम इंतजार करें कि फिर कोई याचिकाकर्ता पहुंचे, या तो फ्रेश याचिका लगाए या फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग करे कि देखिए आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा, तभी जाके कुछ हो पाएगा? एनजीटी फिर अगर कुछ देगा तभी शायद सूरत बदलेगी। आशुतोष सर।
देखिए, नया याचिका फाइल करने की यहाँ पे कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर होता भी है तो इसी ऑर्डर को ही रिपीट ही किया जाएगा, या ये बताया जाएगा कि ऐसा ऑर्डर हमने ऑलरेडी एक्सपर्ट ओपिनियन पे रिपोर्ट के बेस पे ऑलरेडी पास किया हुआ है। अगर उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो उसके कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी याचिका फाइल की जाती है तो उसमें फर्दर डायरेक्शंस जो है दिया जा सकता है। उसमें वो किसको किसको पार्टी बनाता है याचिका इस मामले में आशुतोष सर, क्या एनजीटी सुमोटो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है? जी बिल्कुल, सुओ मोटो पावर है एनजीटी के पास, और एनजीटी एक के पास वाइड पावर्स हैं। तो ऐसा नहीं है वो हाई कोर्ट से के बिल्कुल इक्वालिटी में उसके पास पावर्स हैं, और एनजीटी के कोई भी ऑर्डर को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। उसके लिए जो अपीलेट कोर्ट है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो डायरेक्शंस हैं फर्दर, अगर कोई भी लेकर के जाता है कि आपके जो गाइडलाइंस इशू जो किया गया था उस गाइडलाइंस का जो है प्रॉपर कंप्लायंसेस नहीं हो रहा है, और नहीं होने के कारण ये हैं, या इसके लिए ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर दोनों साइड को, तो जो है एनजीटी ऑब्वियसली जो है जो पार्टीज जिनको बनाया गया है उनको वो बुला सकता है, नोटिस कर सकता है, और उनसे जो क्या क्या कार्रवाई की गई है अभी तक उसके लिए एक एफिडेविट तो जो है यही है सर कि एनजीटी खुद ही स्वतः संज्ञान ले ले इस पे, या फिर कार्रवाई के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो ये जहर हमारी हवा में होगा। एक आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा उमाशंकर सर, मेरा आपसे सवाल है, बाजार में तो तंदूर ठीक है, वो तो है ही जो है, लेकिन आजकल रिहायशी इलाके भी वो व्यावसायिक इलाके ही हो गए हैं। आसपास घर हैं, बीच में कहीं दुकान खुल गई, लग गया तंदूर और लगा दी 4 कुर्सी, और फिर वहां बच्चे खेल रहे हैं, तंदूर चल रहा है, आप वहां झोंकते रहिए तंदूरी नान। जी जी, देखिए तंदूर से तो सबको ही नुकसान है। मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा, प्रदूषण को रोकना जरूरी है, और प्रदूषण रोकने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में पटाखों को बैन किया गया है, ऑनलाइन भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे देश में अगर एक दिन में 75 से 80 लाख टन बारूद जलती है और 20,000 करोड़ से ज्यादा के पटाखे जलते हैं, और पटाखों से भी प्रदूषण होता है। अगर हम बात तंदूर की कर रहे हैं, तंदूर को रोकने की, तो हमें पटाखे भी बंद करना होंगे, क्योंकि हर इंसान की उम्र कम होती जा रही है, 7 से 10 साल तक उम्र कम होती जा रही है, कई प्रकार की बीमारी हो रही है। तो हमें पटाखों पर भी जनता को, अगर सरकार बंद नहीं कर रही तो जनता को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना जीवन है, और तंदूर के लिए भी जैसे गाइडलाइन जारी की है। सर बात तो मैंने आपकी सुन ली, लेकिन मेरे मन में बस इतनी बात आई कि चलिए दिवाली तो फिर भी साल में एक बार आती है, लेकिन रोज जो ये 6-6, 8-8 घंटे तंदूर फूंके जा रहे हैं, पहले इनको बंद करा लेते हैं, फिर पटाखे पे भी किस दिन डिबेट करेंगे उमाशंकर सर, फिर साथ बैठेंगे। फिलहाल तो बहुत धन्यवाद है आपका, बस उम्मीद इसी बात की है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, और एनजीटी के जो आदेश हैं बड़े सही आदेश हैं, उनका पालन होना बहुत जरूरी है। मैं अजय सर बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, अरविंद सर, उमाशंकर सर, आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।